नमस्कार। जीएस फ्रेंडली में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है तथा मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे, किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, आदि इन चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक यानी सांसारिक जीवन में सफलता जैसे कि शिक्षा आदि और नैतिक यानी चारित्रिक विकास, मानसिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ें विस्तृत रूप से दी गई हैं। अब अगला है कि भारत में अधिकार कितने तरह के हैं। भारत में अधिकार कितने तरह के हैं। तो भारत में अधिकार 4 तरह के हैं। मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी सांविधिक विधिक अधिकार और चौथा है मानव अधिकार। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है संवैधानिक अधिकार, तीसरा है कानूनी या सांविधिक या विधिक अधिकार, चौथा है मानव अधिकार। तो चलिए इन चारों को एक एक करके देखते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो इससे पहले हमने जाना कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। एक बार फिर हम बता देते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं और जिन्हें संविधान ने विशेष संरक्षण दे रखा है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब देखते हैं कि संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं। संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? संवैधानिक अधिकार संविधान में तो है, संविधान में है, लेकिन भाग 3 से बाहर है। संवैधानिक अधिकार संविधान में है लेकिन भाग 3 से बाहर है। जैसे एग्जाम्पल में अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संविधान में तो है लेकिन संविधान अनुच्छेद भाग 3 से बाहर है। यानी कि अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार संविधान में तो है लेकिन भाग 3 से बाहर है। अतः यह संपत्ति का जो अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 301 अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है। प्री में क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। तो अगर ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार रहेगा तो हम संवैधानिक और कानूनी दोनों अधिकार रहेगा तो हम प्रेफरेंस संवैधानिक अधिकार को देंगे। अगर ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार नहीं रहता है तब हम कानूनी अधिकार को टिक करेंगे। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, प्रेफरेंस संवैधानिक अधिकार को देंगे। अगर नहीं संवैधानिक अधिकार रहेगा तब हम कानूनी अधिकार पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कानूनी या सांविधिक या विधिक अधिकार
किसे कहते हैं? कानूनी या सांविधिक, ये सांविधिक है। और विधिक अधिकार किसे कहते हैं? तो वे अधिकार जो संसद या विधायिका के कानून की देन है उसे कानूनी या सांविधिक अधिकार कहते हैं। यह संविधान में नहीं है। कानूनी या जो सांविधिक अधिकार है ये संसद या विधायिका की कानून की देन है, यह संविधान में नहीं है। इसे संविधान और संसद द्वारा पारित होते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन फंसाने वाला आता है जिस पे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे मतदान का अधिकार, प्री में क्वेश्चन पूछता है कि मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक या कानूनी। तो इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग दो मत हैं, दो तर्क हैं। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो संवैधानिक अधिकार लिखा रहेगा, कुछ बुक में देखेंगे तो कानूनी अधिकार लिखा रहेगा। तो चलिए दोनों के तर्क देख लेते हैं कि किसके हिसाब से क्या होगा। यदि हम संवैधानिक अधिकार माने कि मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है तो क्यों है? आर्टिकल 326 कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु के प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। कुछ उसमें शर्तें होंगी कि वो व्यक्ति पागल वगैरह ना हो। बाकी जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हो गए हैं उनमें प्रत्येक का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। सिर्फ उनमें क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि अगर व्यक्ति कोई 18 वर्ष का हो गया है तो उनमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये गरीब है तो इसे मतदाता सूची में इसका नाम दर्ज नहीं होगा, ये इस धर्म से बिलोंग करता है तो इसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा, ये गोरा है या काला है तो इसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा, ये लड़का है या लड़की है तो इसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा। हाँ, कुछ शर्तें होंगी विशेष परिस्थिति में, जैसे इंसान पागल हो तो उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होगा क्योंकि उसका स्वयं का विवेक ही नहीं होगा कि किसे वोट करना है किसे नहीं करना है। तो उसे उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं उनका प्रत्येक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि मतदाता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल से निकलता है? इस परिभाषा के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 से निकलता है। प्रश्न पूछता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल से निकलता है या किस आर्टिकल में है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 से निकलता है। अतः इस तर्क को माने तो मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। इस तर्क को माने अगर आर्टिकल 326 वाला तो मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। अगला देखते हैं कि मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों है। ये तर्क भी देख लेते हैं कि मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों है। भारत की संसद ने एक कानून पारित किया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1991। भारत की संसद में एक कानून पारित किया गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1991। इसके तहत धारा 62 क्लॉज 1 जिसके तहत धारा 62 क्लॉज 1 कहती है कि 18 वर्ष से ऊपर आयु के धारा 62 क्लॉज 1 कहती है कि 18 वर्ष से ऊपर के आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 326 कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। वो डायरेक्ट मतदान के अधिकार की बात नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ धारा 62 क्लॉज 1 कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने व्यक्ति हो चुके हैं उन्हें मतदान का अधिकार है। जबकि आर्टिकल 326 मतदान की बात सीधे न करके केवल यह कह रहा था कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। यहाँ ये फर्क है कि धारा 62 क्लॉज 1 मतदान के अधिकार की बात कर रहा है और अनुच्छेद 326 केवल ये बता रहा है कि जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा। एक केस हुआ था PUCL बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 62 क्लॉज 1 के पक्ष में ही अपना मत व्यक्त किया है।
PUCL बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 62 क्लॉज 1 के पक्ष में ही मत व्यक्त किया है। अतः अगर अब क्वेश्चन आता है कि इस हिसाब से देखें, इस तर्क के हिसाब से देखें तो मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। यदि ऑप्शन में कानूनी न रहे तब हम संवैधानिक को टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में दोनों रहे, कानूनी और संवैधानिक, तो हम कानूनी को प्रीफर करेंगे, क्योंकि मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत दिया था, तो हम वही टिक करेंगे जो सर्वाधिक सही हो। अब एक दूसरा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है इसी में कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, कानूनी या मौलिक। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, कानूनी या मौलिक। इस पे भी विद्वानों के दो मत हैं, तो दोनों के तर्क देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों है। हमारी संसद ने एक कानून पारित किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हमारी संसद ने एक कानून पारित किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसमें बहुत विस्तार से सूचना के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ निर्णयों में अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि नागरिक को सूचना पाना अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि नागरिक के पास सूचना का भंडार रहेगा तो उसकी अभिव्यक्ति भी अच्छी होगी, वो अच्छे से खुद को अभिव्यक्त कर पाएगा, अपने विचार रख पाएगा डाटा वगैरह के साथ। अर्थात व्यक्ति को तभी मजबूत या प्रभावशाली बनाया जा सकता है जब सूचना का अधिकार हो। व्यक्ति के पास अगर डाटा रहे तो वो तथ्यात्मक बात कर सकता है, तथ्य के साथ अपनी बात रख सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति के लिए सूचना पाना जरूरी है। अतः अब क्वेश्चन पूछेगा कि सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। यदि ऑप्शन में कानूनी न रहे तब हम मौलिक अधिकार पे टिक करेंगे। सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। यदि ऑप्शन में दोनों रहे, कानूनी और मौलिक, तो हम कानूनी को प्रीफर करेंगे। यदि ऑप्शन में कानूनी न रहे तब हम मौलिक को टिक करेंगे। अगला आते हैं कि मानव अधिकार किसे कहते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। यह अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। मानव अधिकार मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है और व्यक्ति इनका दावा करता है, भले ही राज्य इन्हें मान्यता दे या न दे। जैसे कुछ व्यक्ति फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ व्यक्ति कचरे पे सोते हैं, कुछ व्यक्ति कचरे से खाना उठाकर खाते हैं, तो वो एक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन नहीं है। उससे अलग जो जीवन है, हर व्यक्ति को हर मानव को ये अधिकार है कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, अच्छा खाए, अच्छी जगह रहे आदि। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार मानव को ही प्राप्त है, लेकिन मानव होने के नाते नहीं प्राप्त है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार मानव को ही प्राप्त है, लेकिन मानव होने के नाते नहीं प्राप्त है, बल्कि नागरिक होने के नाते प्राप्त है। जैसे मतदान का अधिकार, यह मानव होने के नाते नहीं प्राप्त है। मतदान का अधिकार जो है वो मानव होने के नाते नहीं प्राप्त है, बल्कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते हमें मतदान का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई विदेशी आ जाए हमारे देश में तो उसे मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो जितने भी अधिकार है, सांविधिक, विधिक या मौलिक, वो मानव होने के नाते प्राप्त है, मानव को ही प्राप्त है, लेकिन मानव होने के नाते नहीं प्राप्त है, नागरिक होने के नाते प्राप्त है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार सबके केंद्र में नागरिकता की भावना है। मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, इन सब के केंद्र में नागरिकता की भावना है। मानव अधिकार कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो दे और चाहे तो न दे। इसके लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जैसे रोजगार का अधिकार मानव अधिकार है, तो हम रोजगार के लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि हमें आप रोजगार दो, नहीं दो। ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हम एक अपेक्षा तो कर सकते हैं सरकार से कि सरकार हमें दे,
अब ये सरकार की मंशा पे डिपेंड है कि वो हमें देती है या नहीं देती है, उसके लिए हम अदालत का वो नहीं कर सकते। जैसे रोजगार का अधिकार मानव अधिकार है। क्वेश्चन आएगा कि रोजगार का अधिकार क्या, कौन सा अधिकार है, तो रोजगार का अधिकार मानव अधिकार है। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष संरक्षण देता है। वो क्या क्या संरक्षण देता है उस पर बात करते हैं। भारत का संविधान मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष संरक्षण देता है जो अन्य अधिकारों को प्राप्त नहीं है। पहला है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। अगर हमारे विचार या अभिव्यक्ति में कोई बाधा डालता है या प्रेस की स्वतंत्रता में कोई बाधा डालता है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। बाकी के जितने अधिकार हैं, संवैधानिक या कानूनी या मानव अधिकार, उसके लिए हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते। हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं जा सकते। दूसरा संरक्षण है, मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष परिस्थितियों में और विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। जैसे प्रेस का निलंबन सरकार किसी विशेष परिस्थिति में ही कर सकती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत सरकार आई और मौलिक अधिकार को हटा दिया, नहीं, उसके लिए एक विशेष परिस्थिति और एक विशेष प्रक्रिया के तहत वो मौलिक अधिकार को हटा सकती है। विशेष परिस्थिति में ही अगर प्रेस कुछ गलत करता है, कुछ देश के साथ गद्दारी करता है या कुछ ऐसा ऐसे न्यूज़ छापता है जिससे दंगा भड़क जाए या कुछ हो जाए, तो तब उस विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रक्रिया के तहत इसका निलंबन किया जा सकता है प्रेस का। मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होता है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान से समाप्त करना हो तो विशेष बहुमत चाहिए, करीब 2/3 बहुमत। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत होना जरूरी है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार को अगर संविधान से हटाना हो तो विशेष बहुमत चाहिए, कम से कम 2/3 बहुमत, तब मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। वहीं मातृत्व अवकाश का अधिकार जो कानूनी अधिकार है, मातृत्व अवकाश का अधिकार कानूनी अधिकार है जो संसद में पारित हुआ था, तो उसको खत्म करने के लिए साधारण बहुमत से भी संसद ऐसा कर सकती है, उसे हटा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। मातृत्व अवकाश में कि अगर अभी किसी लेडी को मातृत्व अवकाश मिल रहा है, उसका छुट्टी में भी पैसे मिल रहे हैं, तो संसद चाहे तो साधारण बहुमत से भी उस मातृत्व अवकाश को हटा सकती है, कि अधिकार को छीन सकती है। मौलिक अधिकार को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जबकि अन्य अधिकारों को साधारण बहुमत से भी संसद हटा सकती है। मौलिक अधिकार की तीसरी विशेषता है, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय या इन्फोर्सिएबल है। इसका मतलब है मौलिक अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी है। यह स्वैच्छिक निर्देश के रूप में नहीं है कि सरकार चाहे तो लागू करे, सरकार न चाहे तो न लागू करे। यह सरकार के मन पे डिपेंड नहीं है, इनको लागू करना जरूरी है। यदि सरकार इनको लागू नहीं करती है तो हम अदालत में केस कर सकते हैं। अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती है मौलिक अधिकार को, तो इसके लिए हम अदालत में केस करके सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि आप इसे लागू करिए। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है और कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 के तहत सार्वजनिक स्थल पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन विदेशी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल पर नागरिक और विदेशी दोनों के टिकट का पैसा अलग अलग लगता है। जैसे आप कहीं किसी ऐतिहासिक स्थल पे घूमने जाते हैं, जैसे लाल किला चले जाएं, तो वहाँ पे जो भारतीय नागरिक होंगे उनका जो टिकट का पैसा होगा वह विदेशियों के मुकाबले कम होगा। जैसे अगर भारतीय नागरिक का टिकट का पैसा 50 रुपये लग रहा है, तो जो विदेशी हैं उनके 500 तक लग सकते हैं।
आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी, ये भारतीय नागरिकों के लिए ही है, विदेशी आकर यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिक अखबार निकाल सकते हैं, विदेशी आकर नहीं निकाल सकते अखबार। अब देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, अर्थात इस देश में एक नागरिक की हत्या करने पे जो दंड मिलेगा वही समान दंड किसी विदेशी की हत्या करने पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय नागरिक की हत्या आप करते हैं तो आपको दंड मिलेगा और विदेशी आ गया तो उसको आप मारपीट दें या फिर उसकी हत्या कर दें तो आपको दंड नहीं मिलेगा। नहीं, जीवन के आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का जो के तहत किसी नागरिक की हत्या करने पे जो दंड मिलेगा वही समान दंड विदेशी की हत्या करने पर भी मिलेगा। अधिकांश मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, यद्यपि कुछ मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। निजी व्यक्ति जो सरकारी तंत्र में नहीं है, जो मतलब सरकारी जॉब नहीं करते, उस टाइप के। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान जो था, जब संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ था तब उस टाइम मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 1978 ईस्वी में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार 2 जगह था। जो मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार 2 जगह था। एक 19 क्लोज 1 सब क्लोज F और आर्टिकल 31। 19 क्लोज 1 सब क्लोज F कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अर्जन यानी संपत्ति कमाना, व्ययन, ये बयान लिख दिया है यहाँ, व्ययन होगा मतलब खर्च करना, एवं धारण करना यानी रखना। प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति को कमा सकता है, उसका व्यय कर सकता है, उसको रख सकता है, इसकी स्वतंत्रता थी। आर्टिकल 31 है भैया, 138 लिख गया है। आर्टिकल 31 में कहा गया है कि किसी की भी संपत्ति बिना पर्याप्त मुआवजा दिए नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल ये 31 है यहाँ पे। आर्टिकल 31 में कहा गया है कि किसी की भी संपत्ति बिना पर्याप्त मुआवजा दिए नहीं लिया जा सकता है। अगर जैसे हम देखते हैं कि कहीं रोड बिछ रहा है या कोई कहीं ट्रेन की पटरी बिछ रही है तो वहाँ पे जिनका खेत होता है, जिनका ज़मीन होता है, वो सरकार ले लेती है। तो सरकार ऐसे ही नहीं ले सकती है कि नहीं भाई तुम हमें दे दो, हमें यहाँ पे पटरी बिछाना है, रोड बनाना है। नहीं, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। जिस इंसान का वो खेत है, जिस इंसान का ज़मीन है, उसको सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार उस व्यक्ति को मुआवजा देगी। 1978 में 90 क्लोज 1 सब क्लोज F और आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 19 क्लोज 1 सब क्लोज F और आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। अभी हमने पढ़ा 46वां संविधान संशोधन 2002 में हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 46वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तो हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 21 में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 हैं।
अब आप सोचेंगे कि जब मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार थे, और फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कितने मौलिक अधिकार बचे? 6। लेकिन बाद में 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21। हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21 और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो टोटल अधिकार 7 होने चाहिए, लेकिन अभी भी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। ऐसा क्यों? आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 में है। पहला हमारा जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, 20, 21, 21A। देखिए, जो शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा के स्वतंत्रता का अधिकार था, जो 2002 में जोड़ा गया 46वां संविधान संशोधन द्वारा, वो अब यहाँ पे आ गया स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार संविधान के तहत तकनीकी रूप में स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 21 को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। यह स्वतंत्र रूप से कोई अधिकार नहीं है। जैसे पहले प्रश्न उठा था कि जब हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, लेकिन बाद में फिर 46वें संविधान संशोधन 2002 में एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 6 की जगह 7 होने चाहिए मौलिक अधिकार, लेकिन अभी भी 6 है। वो इसलिए है कि जो बाद में 46वां संविधान संशोधन 2002 में नया आर्टिकल 21 जोड़ा गया, वह कोई स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं है। यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया है। इसलिए अभी भी जो मौलिक अधिकार की संख्या है वह 6 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में। अब आपने यहाँ नोट किया होगा कि जो हमने शुरू में पढ़ाया कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो मौलिक अधिकार की शुरुआत होती है वो आर्टिकल 14 से होती है और समाप्त जो होता है वो आर्टिकल 32 पे हो जाता है। तो शुरू के 12 और आर्टिकल 12 और 13 और लास्ट के आर्टिकल 33, 34 और 35 ये कहाँ गायब हो गए? ये प्रश्न उठता है। तो देखते हैं, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, लेकिन ऊपर हमने देखा कि मौलिक अधिकार की शुरुआत आर्टिकल 14 से हुई है। आर्टिकल 12, 13 गायब है और अंत में आर्टिकल जो उस मौलिक अधिकार का अंत हुआ है वो आर्टिकल 32 पे हुआ है। तो आर्टिकल 33, 34 और 35 गायब क्यों? इसका आंसर है मौलिक अधिकार 12 और 13। आर्टिकल 12 और 13 में मौलिक अधिकार नहीं है, डायरेक्ट मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ चीज़ है, इसलिए कोई चीज़ है, इसलिए इसे भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल 12 और 13 में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार से ही संबंधित कोई चीज़ है, इसलिए इसे भाग 3 में रखा गया है। इसी तरह आर्टिकल 33, 34 और 35 में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित कोई चीज़ है, इसलिए भाग 3 में रखा गया है। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और इसमें कुछ कमी हो या आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कुछ टाइपिंग एरर है जो कि मैंने वीडियो में सुधार दिया है, 1-2 जगह था। यहाँ क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। अब कल से जो हमारा शुरू होगा वो आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।